ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से करीब 1.25 वर्ष पहले, अगर एग्जैक्टली मैं आपको तारीख बताऊं तो 25 अप्रैल 2021 को मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया था INB मिनिस्ट्री से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रार्थना करते हुए कि भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स के फंडिंग की जांच होनी चाहिए। और इस वीडियो में हमने केवल OTT प्लेटफॉर्म्स के फंडिंग के बारे में नहीं, तो और भी कई सारे इस विषय से जुड़े हुए बातों पर हमने चर्चा की थी। जैसे कि कई सारी फिल्मों के जो संदेहास्पद कलेक्शन कभी कभी सामने आते हैं, चाइना से जो कुछ फिल्मों के संदेहास्पद कलेक्शन सामने आए हैं जिस पर कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम ऑनलाइन जब टिकट बुक करते हैं तो थिएटर भरा हुआ दिखता है, पर जब थिएटर में जाते हैं तो सीट्स खाली पड़ी हुई होती है। ये रिपोर्ट्स भी कई बार सामने आई हुई है। तो इस विषय पर हमने उस वीडियो में चर्चा की थी और मुझे लगता है कि आज एक बार फिर से इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। फाइनेंशियल फ्रॉड, हवाला या ब्लैक का वाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसी कई सारी बातें इससे जुड़ी हुई हो सकती है। और भारत सरकार को, INB मिनिस्ट्री को और विशेषतः फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच करने वाली भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्हें इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। देखिए, पिछले वर्ष ही एक न्यूज़ सामने आई थी। एक लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर है और उसके साथ ही एक एक्ट्रेस लेफ्ट की विचारधारा की ही, उन पर कुछ 650 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा था। ये तो एक बात केवल सामने आई है और ये तो मतलब एक छोटे मोटे फिल्म मेकर की बात है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें अगर इसकी जांच की जाए तो बहुत सारे तार इससे जुड़े हुए खुल सकते हैं। अब चाइना के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों के चाइना में जिन्होंने बिल्कुल धमाका कर दिया था बॉक्स ऑफिस पर, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन देखते हैं चाइना में कैसे थे। जैसे कि आयरन मैन 3 2013 में रिलीज हुई थी, उसका चाइना में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $121 मिलियन, जो भारत के रुपयों के हिसाब से 960 करोड़ के आसपास होता है। इसके बाद 2017 में स्पाइडरमैन होम कमिंग आई थी, उसका कलेक्शन था चाइना में $116 मिलियन, जो भारत के पैसों के हिसाब से 920 करोड़ के आसपास होता है। इसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 9, उसका कलेक्शन चाइना में $135 मिलियन था, जो भारत के पैसों के हिसाब से 1000 करोड़ होता है। या फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का कलेक्शन अगर हम देखें तो वो था $199 मिलियन, जो 1500 करोड़ के आसपास होता है। और ये वो फिल्में हैं जिन्होंने चाइना के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। और एक बहुत लंबी फिल्म सीरीज़ है, फ्रेंचाइजी है, बड़े प्रोडक्शन हाउस का, मार्वल जैसे प्रोडक्शन हाउस का, या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे एक बड़े ब्रांड का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ था, जिससे लोग देखना पसंद करते हैं। तब जाकर इन फिल्मों का कलेक्शन 900 करोड़, 950 करोड़, 1000 करोड़ या 1500 करोड़ ये हम देखते हैं। पर हमने देखा भारत में कुछ फिल्मों के ऐसे जो कलेक्शन सामने आए हैं, जैसे कि एक फिल्म अगर हम देखें तो उसका कलेक्शन भारत में कुछ 50 करोड़ के आसपास था, पर उसका चाइना में कलेक्शन कुछ 1000 करोड़ के आसपास आता है। या कुछ फिल्मों का 2000 करोड़ के आसपास कलेक्शन आता है। तो कई लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह है, प्रश्न है। तो इसकी मुझे लगता है कि भले ही काफ़ी दिन हो गए हैं, पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। कई बार हमने ये भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्मों के ऊपर ये सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाया था कि भाई, बाहर जब हम टिकट बुक करते हैं तो सीट्स भरे हुए दिखते हैं, पर जब हम थिएटर में जाते हैं तो सीट्स खाली दिखती है। इस बात को लेकर भी इसके पहले चर्चा हो चुकी है, कुछ आर्टिकल्स भी हमने इस बारे में देखे थे। तो ये जो संदेहास्पद कलेक्शन है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। केवल यही नहीं, हम कई बार देखते हैं कि कुछ फिल्मों के कलेक्शन जैसे जैसे फिल्म रिलीज होने के लिए आती जाती है वैसे वैसे चेंज होते जाते हैं। कुछ महीनों पहले तक बताया जाता है कि भाई फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ है, फिर जैसे जैसे फिल्म रिलीज के नज़दीक आती जाती है, सोशल मीडिया पर जैसे उस फिल्म को लेकर रिएक्शन आते जाते हैं, जो बज़ जैसा होता है फिल्म को लेकर, तो वैसे वैसे कलेक्शन कम या ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे कई बार हम देखें, पहले 300 करोड़ बजट बताया जाता है, फिर अचानक से 200 करोड़ हो जाता है, फिर अचानक से 150 करोड़ हो जाता है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बजट फिल्म का बताया जाता है, कोई भी क्लियरिटी नहीं होती। काफ़ी सारी जगह पर अलग अलग कलेक्शन बजट फिल्म का बताया जाता है। कलेक्शन को लेकर भी अभी तो उतना ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है, पर कलेक्शन को लेकर भी काफ़ी सारी अलग अलग फिगर्स भी सामने आती है। तो इस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। फिल्म का बजट है, आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक छोटा सा कोई बिस्किट का पैकेट भी बेचता है ना,
तो उस पर भी पूरा भाई इतना ये प्राइस है, इतना इसमें हम टैक्स ले रहे हैं, या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको लेकर भी पूरी न्यूट्रिशंस को लेकर जो भी होती है इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सामने होती है। वहाँ पर भी इतनी ट्रांसपेरेंसी की हम अपेक्षा करते हैं। तो भाई एक फिल्म हम देख रहे हैं और कला और साहित्य के क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि भाई बड़े बड़े परमाणु अस्त्रों में भी वो ताकत नहीं होती जो ताकत कला और साहित्य के क्षेत्र में होती है, जो ताकत कलम में होती है, जो ताकत स्याही में होती है। इसी कलम ने, इसी स्याही ने, इसी कला और साहित्य के क्षेत्र ने बड़े बड़े देशों में क्रांति लाई हुई है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा कंटेंट कई बार हम देखते हैं कि नक्सलियों को जस्टिफाई करने वाला या नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाला कंटेंट अचानक से सामने आता है, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला कंटेंट आता है, या एक प्रकार से फैमिली सिस्टम, पारिवारिक मूल्यों को तोड़ने के मानसिकता वाला कंटेंट लगातार आते जाता है, वोक मानसिकता का कंटेंट लगातार आते जाता है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाला कंटेंट हो, या भारत विरोधी या हमारी संस्कृति विरोधी मानसिकता का बार बार लगातार इस देश की संस्कृति की जड़ें काटने वाली मानसिकता का कंटेंट आते जाता है। ऐसा कंटेंट जिसका लगातार सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है पिछले 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विशेषतः आप देखिए वहाँ पर ज़्यादा ये कंटेंट हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विशेषतः जो भारत के बाहर से जो बाहर के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंटेंट को आप देखिए, ज़्यादातर कंटेंट आपको इसी मानसिकता का देखने को मिलेगा। लेफ्ट की वोक मानसिकता वाला, भारत विरोधी या भारतीय संस्कृति विरोधी मानसिकता वाला, और उस कंटेंट की लगातार सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। IMDb पर आप उनके रिव्यूज़ देख लीजिए, सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस देख लीजिए, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ लीजिए आम जनता के, उसके बारे में लोग लगातार उन फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। IMDb पर उन्हें निगेटिव रिव्यूज़ मिलते जा रहे हैं, पर फिर भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स वैसा ही कंटेंट बनाते जा रहे हैं, वैसे ही फिल्म मेकर्स पर पैसे लगाते जा रहे हैं जो लेफ्ट की विचारधारा के हैं या इसी प्रकार का कंटेंट बनाते जा रहे हैं। लगातार बार बार भारत को एक बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रूप में प्रेजेंट करने वाला कंटेंट आते जा रहा है। तो ये एक ही विचारधारा वाले मानसिकता के फिल्म मेकर्स को फंडिंग कैसे होती जा रही है। कुछ ऐसी फिल्में आप खुद भी आपको आश्चर्य होगा देखिए दोस्तों, जिन फिल्मों को लेकर बहुत ही एक निगेटिव चर्चा सोशल मीडिया पर हम देख रहे हो, जिसका कोई बज़ नहीं है, जिसका एक प्रकार से सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा हो, पर ऐसे ऐसी फिल्मों पर भी इन OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। कुछ फिल्मों को खरीदने के लिए तो भाई 100 करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़, इस प्रकार 180 करोड़, इस प्रकार का आंकड़ा भी हम कई बार सामने देखते हैं। भाई बॉक्स ऑफिस पर हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्में भी आज 50 करोड़ कमाना भी उनके लिए मुश्किल होते जा रहा है, पर उन फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इतने पैसे दिए जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इसके पीछे कोई तर्क मुझे कम से कम दिखाई नहीं दे रहा कि भाई आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लोग देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, पर OTT प्लेटफॉर्म से इतने बड़े बड़े अमाउंट उन्हें दिए जा रहे हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये एक कोई छोटी बात नहीं है। ये इसमें हो सकता है कि कुछ ब्लैक का वाइट, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला या बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड इसके आड़ में हो सकता है। आज से कुछ 2 दशक पहले तक हम सुनते थे कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा कैसे आते जा रहा है। आज समय बदल चुका है। आज अंडरवर्ल्ड नहीं तो चाइना है। हम देखते हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कैसे भारत को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। हमने अभी 1.5 वर्ष पहले ही देखा था कुछ पत्रकारों पर कैसे आरोप लगे हुए हैं। एक पत्रकार को तो अरेस्ट भी किया गया था इसी चाइना को कुछ हमारे अंदर की जानकारी पहुंचाने के आरोप में। तो हाँ, चाइना के द्वारा लगातार भारत में ऐसे ही फंडिंग की जा रही है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकारों को भारत को अंदर से अस्थिर करने के लिए ये बातें लगातार हमारे सामने आती जा रही है। तो इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो कलेक्शंस हमें दिखते हैं जिन फिल्मों, या कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना यार। हम एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो भी हम उससे अपेक्षा करते हैं उस कंपनी से कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखे। जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो हमें दिखे तो सही क्या है क्या नहीं। कई बार फिल्मों का बजट, जैसे मैंने आपको बताया, वो लगातार चेंज होते जाता है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग कलेक्शन दिखता है। तो एक ऑडियंस के रूप में, एक दर्शक के रूप में, क्या इस ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए? जो बजट है वो क्लियरली हमें दिखे तो सही। इन एक्टर्स के बारे में हम सुनते हैं कि भाई कोई एक्टर 100 करोड़ ले रहा है, कोई एक्टर 80 करोड़ ले रहा है, कोई एक्टर 50। मतलब खेल है क्या भाई? एक फिल्म के लिए 100 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़, ये खेल चल रहा है क्या? मतलब फिल्म का बजट आप जो बता रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा या ज़्यादातर जो आप पैसा है वो एक्टर के ऊपर लगा दे रहे हैं। तो कंटेंट आप क्या दे रहे हैं और इसका ये बैलेंस कैसे करते हैं? क्या ये पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए?
अब जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्में कलेक्शन नहीं कर रहे, तो अभी सामने बात आ रही है कि भाई अब इन एक्टर्स के कलेक्शन को कम करने की इंडस्ट्री के अंदर बात चल रही है। तो क्या ये इससे पहले इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक एक एक्टर पर अगर आप 100 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब एक फिल्म के लिए आप इतना पैसा, ऐसा क्या वो उसमें कर रहे हैं या क्या? और ये पैसे पैसे देने के बाद भी फिल्म के कलेक्शन में भी उनका कुछ कट होना, उसमें भी कुछ परसेंटेज फिक्स्ड होते हैं, ये समझ से परे है। तो कम से कम ये जो कलेक्शन है ना, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि भाई इस पूरे विषय की बहुत गंभीरता से इसे लेने की आवश्यकता है। और कला और साहित्य का क्षेत्र कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत है। किसी देश के पूरे माइंडसेट को बदलने की ताकत रखता है कला और साहित्य का क्षेत्र। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसे भारत सरकार को बहुत बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।